दोस्तों आज की वीडियो में हम केरला की एक लड़की के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस लड़की का नाम था कुमारी इंदु, जो कि अपनी ही शादी से एक दिन पहले ही अपने ही घर से गायब हो जाती है। फिर इस लड़की के साथ चलती ट्रेन में एक घटना घटती है। इस घटना के बाद इंदु के घर वाले बुरी तरीके से टूट जाते हैं। तो दोस्तों आखिर कौन थी कुमारी इंदु और अचानक अपने ही घर से कैसे गायब हो गई, और साथ ही उस ट्रेन में ऐसी कौन सी घटना घटती है जिससे कि जिसने भी इस केस के बारे में सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है केरला के तिरुवनंतपुरम से, जहां पर एक कुमारी इंदु नाम की लड़की रहती थी, जो कि NITC इंस्टीट्यूट में 2012 में पढ़ने के लिए जाती है। दोस्तों इंदु पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़की थी और साथ ही दिखने में भी बहुत ही सुंदर लड़की थी। लेकिन इस कॉलेज में इंदु नई थी, जिसकी वजह से इंदु के ज्यादा दोस्त नहीं बने थे, जिसकी वजह से इंदु बस अपने काम से काम रखती थी और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाती थी और किसी से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। बस इसी तरह इंदु की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इस कॉलेज में जॉब कर रहे एक लड़के से इंदु की मुलाकात होती है, जिसका नाम था सुहास। अभी सुभाष इंदु से उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन शुरुआती मुलाकातों से दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे थे। अब इंदु को किसी भी तरीके का कॉलेज का कोई भी काम होता था तो इंदु सुभाष से जरूर मदद लिया करती थी और सुभाष भी उसकी मदद करता था, और इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसी दोस्ती के कारण अब इंदु और सुभाष अक्सर साथ रहने लगे थे। इंदु भी अपनी हर बातें अब सुभाष से शेयर करने लगी थी और इसी तरह दोनों आपस में मिलते मिलते इंदु और सुभाष एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों को ये नहीं पता था कि इस प्यार की वजह से इनकी आने वाली जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। दरअसल दोस्तों दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिसकी वजह से सुभाष एक दिन इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि उस समय इंदु भी सुभाष से उतना ही प्यार करती थी। इसलिए इंदु सुभाष को इस शादी से इस समय मना नहीं कर पाती है और इंदु सुभाष को शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दोस्तों इंदु की इसी हाँ ने इस कहानी को एक भयानक रूप दे दिया। अब इंदु की हाँ सुनकर सुभाष बेहद ही खुश हो जाता है, जिसके बाद सुभाष 24 अप्रैल 2012 को तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए सुभाष अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता है, और वो भी इंदु को बिना पूछे। दरअसल सुभाष कोझिकोड में इंदु से शादी करने के लिए ये ट्रेन की टिकट बुक करवाता है। सुभाष ने अपनी शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब तक इंदु को कुछ भी मालूम नहीं था कि सुभाष ने शादी की पूरी तैयारी कर ली है। सुभाष इंदु को इस शादी का सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए सुभाष ने इंदु को कुछ नहीं बताया था, और साथ ही शादी के बाद सुभाष ने दोनों की हनीमून की टिकट भी बुक करवा दी थी। सुभाष का प्लान था कि इंदु से कोझिकोड में शादी करके वो दोनों सिक्किम घूमने चले जाएंगे। अब दोस्तों सुभाष ने सोच तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये बिल्कुल भी पता नहीं था। अब सुभाष इंदु को कोझिकोड घूमने के लिए कहता है और इंदु घूमने के लिए मान भी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी ये दोनों कई बार घूमने जा चुके थे। अब दोस्तों वो दिन आ चुका था जिस दिन इंदु और सुभाष को कोझिकोड जाना था, लेकिन उस दिन यानी कि 24 अप्रैल को शाम को ही सुभाष के घर अचानक इंदु के पापा मम्मी आ जाते हैं। अब इंदु के पापा मम्मी सुभाष को अच्छी तरह जानते थे कि सुभाष इंदु का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसके बाद वो बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सुभाष उनसे पूछता है कि अचानक यहाँ आना कैसे हुआ। फिर इंदु के मम्मी पापा सुभाष को आने का कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने इंदु के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देख लिया है, इसलिए इंदु की शादी का कार्ड तुम्हें देने आए हैं। अब तुम इंदु के बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें तो सबसे पहले कार्ड देना बनता है। इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा ने इंदु की शादी का कार्ड सुभाष के हाथों में दे दिया। अब दोस्तों इतना कुछ सुनने और इंदु की शादी का कार्ड अपने हाथों में देखकर अचानक सुभाष को एक जोरदार झटका लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में वो जो सुन रहा है वो क्या वाकई में सच है। अब ये कार्ड देकर इंदु के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इधर इंदु को ये नहीं पता था कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी का कार्ड सुभाष को देने गए हैं। अगर इंदु को इस बात का पता होता तो शायद ये केस भी नहीं होता और ना ही ये भयानक घटना होती। खैर अब सुभाष बस एक ही बात के बारे में सोच रहा था कि आखिर इंदु ने अपनी मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया, और आखिर क्यों इंदु ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। सुभाष को ये सब सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे और इंदु के लिए अब सुभाष के मन में प्यार की बजाय अब गुस्सा और नफरत भर रहा था। अब इन सवालों के जवाब पाने के लिए वो इंदु से बात करना चाहता था, जिसके बाद अगले दिन 25 अप्रैल 2012 को तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन पर दोनों मिलते हैं और वहाँ से कोझिकोड जाने के लिए दोनों अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस दिन के बाद से इंदु मानो गायब सी हो जाती है और
इंदु का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। किसी को भी इंदु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि अचानक इंदु कहाँ गायब हो गई है। इंदु के घर वाले लगातार उसे फोन ट्राई कर रहे थे, पर इंदु का फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। अब इंदु को अपने घर से निकले 2 से 3 दिन हो चुके थे, पर इंदु की कोई भी खबर उसके घर वालों को नहीं मिलती है। और आखिरकार इंदु के घर वाले थक हार कर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस वाले इंदु के घर वालों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी शुरुआती जांच शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस वालों को एक जानकारी मिलती है कि प्रयाग नदी के पास से कुछ मजदूरों ने नदी के पास एक लड़की की लाश देखी है, जिसके बाद पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और लड़के की कद काटी और होलिये से पुलिस को ये शक हो जाता है कि शायद ये लाश इंदु की हो सकती है। पर फिर भी इंदु के घर वालों को शिनाख्त के लिए वहाँ बुलाया जाता है। इसके बाद इंदु के माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं और वो उस लाश को देखकर पहचान जाते हैं कि ये लाश उनकी बेटी इंदु की ही है। अपनी बेटी इंदु को इस हाल में देखकर माँ बाप के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इंदु की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, जहाँ वो अपनी बेटी की डोली उठते देखने वाले थे। पर अब बदकिस्मती से अपनी बेटी की अर्थी उठते देखेंगे। अब दोस्तों इंदु की लाश पुलिस वालों को प्रयाग नदी के पुल के पास रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, जिससे पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं कि शायद इंदु ने खुदकुशी की होगी। लेकिन इंदु के घर वाले ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी इंदु कभी खुदकुशी भी कर सकती है। अब पुलिस वाले इंदु के घर वालों से पूछते हैं कि इंदु ट्रेन में किसके साथ गई थी। फिर इंदु के घर वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि इंदु 25 अप्रैल को अपने दोस्त सुभाष के साथ गई थी। अब पुलिस वालों को इस केस में पहली बार एक लीड मिली थी। फिर पुलिस वाले सुभाष को पूछताछ करने पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब सुभाष पुलिस वालों को एक कहानी सुनाता है कि इंदु और सुभाष दोनों दोस्त थे और वो इस ट्रेन में एक साथ सफर कर रहे थे। फिर इंदु अपनी शादी के बाद सुभाष को बताती है और इंदु की बातों को सुनकर सुभाष को लग रहा था कि वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसके घर वाले बिना इंदु की मर्जी की ये शादी करवा रहे थे। अब सुभाष ने अपने बयान में पुलिस वालों को ये बताया था। फिर ट्रेन में इंदु और सुभाष बातें करते करते सुभाष की आंख लग जाती है। फिर जब वापस उठकर देखा तो इंदु अपनी सीट से गायब हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि शायद इंदु ट्रेन के अगले स्टेशन पर उतर गई होगी, लेकिन बाद में सुभाष को इंदु की मौत की खबर मिलती है। ये सब सुभाष पुलिस वालों को बताता है। अब ये सब सुनकर पुलिस वालों को ये केस एक खुदकुशी का ही लग रहा था, लेकिन फिर भी इंदु के माँ बाप ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है। अगर इंदु को इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम होती तो अपने माँ बाप से जरूर कहती, पर खुदकुशी कभी नहीं करती। फिर पुलिस वाले उस जगह जाकर जहाँ इंदु की बॉडी मिलती है वहाँ के मजदूर से पूछताछ करती है। मजदूर पुलिस वालों को बताते हैं कि उनका नदी के पास कुछ काम चल रहा था, लेकिन रात के करीब 2 बजे हम सब सो रहे थे। तभी उसी समय पुल के ऊपर से ट्रेन निकल रही थी और उस ट्रेन की आवाज से हमारी नींद खुल गई थी। फिर हमने देखा कि ट्रेन के दरवाजे से एक लड़की नीचे की तरफ गिर गई है और उस ट्रेन के दरवाजे पर कोई दिख भी रहा था, लेकिन ट्रेन स्पीड में थी और रात का समय था, इसलिए साफ साफ कुछ भी नहीं दिखा था। मजदूरों का यह कहना था कि शायद किसी ने उस लड़की को धक्का देकर गिराया होगा। फिर मजदूरों से मिली जानकारी से पुलिस अपनी जांच में लग जाती है, लेकिन इंदु के घर वालों को पुलिस की जांच करने की रफ्तार से ये लग रहा था कि उनसे इस केस में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इंदु के घर वाले कोर्ट में अपील करते हैं कि इस केस को पुलिस से छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर इंदु के घर वालों की सुनते हुए कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब सीबीआई अपनी तरीके से इस केस में लग जाती है। फिर सबसे पहले सीबीआई इंदु की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चेक करती है। अब दोस्तों सीबीआई को इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है, जिससे कि इस केस को एक नया मोड़ मिलने वाला था। सीबीआई को पता चला कि इंदु के सर के पीछे एक गहरी चोट का निशान था, जिससे सीबीआई को पता चला कि अगर इंदु ने खुदकुशी की होती तो चोट का निशान सर के पीछे नहीं बल्कि सिर के आगे होता, क्योंकि जब कोई इंसान ट्रेन के दरवाजे से नीचे की तरफ जानबूझकर गिरता है तो अपना मुंह आगे की तरफ करके गिरता है, जिससे चोट सिर के आगे की तरफ लगती है। लेकिन इंदु के सर के पीछे की तरफ चोट लगी थी, जिससे सीबीआई को पता चला कि जरूर किसी ने इंदु को जानबूझकर धक्का देकर इस ट्रेन से गिराया है। अब सीबीआई को यह भी पता चला कि इंदु उस दिन ट्रेन में अपने दोस्त सुभाष के साथ थी, जिससे सीबीआई की टीम सीधे सुभाष के घर पहुंच जाती है। सुभाष उस समय घर पर ही था। अब सीबीआई इस केस में छानबीन करने के तौर पर सुभाष के मोबाइल और लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लेती है। अब पुलिस को सुभाष के लैपटॉप से इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती है, जिससे पुलिस वालों को शक हो जाता है कि इंदु और सुभाष की दोस्ती तो नहीं थी। फिर पुलिस सुभाष से अब सख्ती से पूछताछ करती है, जिससे कि सुभाष पुलिस वालों के सामने उस दर्दनाक घटना को बयां करने वाला था, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुभाष ने पुलिस वालों को बताया कि इंदु और सुभाष दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इंदु सुभाष से शादी करने के लिए मान भी गई थी। फिर सुभाष ने इंदु से शादी करने के लिए एक प्लान बनाया कि सुभाष इंदु को सरप्राइज देगा। वो अपनी और इंदु की कोझिकोड जाने की ट्रेन की टिकट बुक करवाता है
लेकिन उससे पहले ही इंदु के माँ बाप दोनों मेरे घर आ जाते हैं और इंदु की शादी का कार्ड मुझे देते हैं। पहले मुझे लगा कि शायद इंदु को इस शादी की जानकारी नहीं होगी और अपने माँ बाप को हमारे रिश्ते के बारे में बता देगी, जिससे कि ये शादी टूट जाएगी। और इसीलिए मैंने इंदु से इस बारे में बात करने और इंदु से प्लान के मुताबिक शादी करने ट्रेन से दोनों कोझिकोड के लिए निकल जाते हैं। फिर जब इंदु को हमारी शादी के प्लान के बारे में बताया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करने के लिए हम दोनों कोझिकोड जा रहे हैं, लेकिन इंदु सुभाष की इन सारी बातों को सुनकर इस शादी के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम हमारे कास्ट के नहीं हो, इसीलिए शादी कभी नहीं हो सकती है। इससे अच्छा कि तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। हमारा साथ बस यही तक ही था। लेकिन इंदु की इन सारी बातों को सुनकर सुभाष को झटका लगता है और इंदु को मनाने के लिए इंदु के सामने शादी के लिए उससे बात करने लगता है, लेकिन इंदु उसे साफ साफ मना कर देती है। अब इन दोनों की बात पर नोकझोंक शुरू हो जाती है, जिससे ट्रेन में बैठे उनके पास वाले लोग उन्हें घूरने लगते हैं। फिर सुभाष इंदु को कहता है कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं, हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। अब दोनों अपनी सीट से उठकर ट्रेन के डिब्बे के गेट के पास चले जाते हैं। अब इस समय रात के करीब 2 बज रहे थे, इसीलिए ट्रेन के सभी लोग सो गए थे और उस गेट के पास उस समय इनके अलावा और कोई भी नहीं था। अब सुभाष इंदु से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। फिर इंदु सुभाष को गुस्से में कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, जिसके बाद सुभाष को भी गुस्सा आ जाता है। अब इस समय ट्रेन उसी प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी और उसी समय सुभाष इंदु को धक्का दे देता है और इंदु पुल के पाइप से टकराकर उस नदी के पास गिर जाती है और वहीं पर इंदु की मौत हो जाती है। अब दोस्तों सुभाष को ये नहीं पता था कि उसके गुस्से ने कितना खतरनाक कांड कर दिया है। अब सुभाष के दिए बयान से पुलिस वाले सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कुमारी इंदु की पूरी कहानी। दोस्तों इस केस के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।